नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी मदद करने के लिए, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बना सकें, बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें। आप भी अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। आप yourmoney@nwt.com पर ईमेल भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर जाइए, #आस्कआवाज योर मनी लिखकर अपने क्वेश्चन हमें लिख भेजिए। तो ये तो रहा शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। और आज हमारे साथ मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट मौजूद हैं। विरल, नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेने से पहले आज हम बात करेंगे क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी की। हम आमतौर पे हेल्थ केयर प्लान्स तो लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ एक और इन्वेस्टमेंट या फिर कहें एक सिक्योर्ड टूल है जो कि क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी कहलाता है। क्या रेलेवेंस है क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान्स की? क्या ये आपको अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर करने चाहिए फॉर सेफ्टी? ये सब समझते हैं। बताइए क्या बारीकियां हैं क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान्स की? शुक्रिया दीपाली जी, आपने ये शो पे बुलाया। हम ये जो बात कर रहे हैं बहुत ही क्रिटिकल बात है। अभी ये क्रिटिकल क्यों है कि आज के टाइम पर हम देख रहे हैं कि ऐसे बहुत ही दुखजनक इंसिडेंट होते हैं हार्ट अटैक के। तो अभी क्रिटिकल इलनेस में क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस एक स्टैंड अलोन पॉलिसी आती है, जहाँ पे आपका जो नॉर्मल हेल्थ कवरेज है, हेल्थ डिसीज है, वो तो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होता ही है। बट ऐसी कुछ बीमारी होती है जिसको हम ऐसा कह सकते हैं कि क्रिटिकल बीमारियाँ, जैसे हार्ट स्ट्रोक हो गया या कैंसर हो गया, राइट। और या तो कैंसर, हार्ट स्ट्रोक और ऐसे दूसरे भी स्ट्रोक्स अगर हमको होते हैं तो उसको कवर करने के लिए हमको क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर वो देखनी चाहिए, वो लेनी चाहिए। हालांकि टर्म इंश्योरेंस में भी एक क्रिटिकल इलनेस राइडर आता है, उसकी बात आज हम नहीं कर रहे हैं। हम क्रिटिकल इलनेस हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। उसका फ़ायदा ये है कि जनरली हम जब भी क्रिटिकल इलनेस लेने का सोचते हैं या लेना चाहिए तो हमारा जो कवरेज है, जो हमारा सम एश्योर्ड है, वो ज़्यादा वाला होना चाहिए। क्योंकि जो मैंने बीमारी की बात की, हार्ट स्ट्रोक हो गया या कोई भी स्ट्रोक हो गया या कैंसर हो गया, राइट, ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल बीमारियां हैं। कम से कम 30 से 40 ऐसे क्रिटिकल इलनेस बीमारियां हैं जो अब तक यहाँ पे भारत में इतने नहीं देखे जा रहे हैं। बट ऐसा माना जाता है कि आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं आएंगे। तो ये जो क्रिटिकल इलनेस बीमारियां जो होती है उसका जो सम एश्योर्ड है वो ज़्यादा वाला होना चाहिए। जनरली हम हेल्थ इंश्योरेंस जब लेते हैं तो हमने 5 लाख का कवर ले लिया या 10 लाख का कवर ले लिया। बट ये जो बीमारियां हैं, जो मैंने नाम दिए बीमारियां हैं, अगर वो बीमारी हमें होती है और हमें अगर हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है तो उसके लिए जो खर्चा है वो कम से कम 25 लाख से 50 लाख तक पहुंच सकता है। तो उसके लिए ये क्रिटिकल इलनेस की जो पॉलिसी है, हमें सम एश्योर्ड ऐसा रखना है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर हमको ये हो गया बीमारी तो ये हमको क्लेम मिलने में आसानी हो। अभी इसमें और एक एडवांटेज क्या होता है कि कुछ कंपनियां ये प्रोवाइड करती है, जैसे कि सपोज आपको ये बीमारी डायग्नोसिस हो गई तो आपका जो सम एश्योर्ड है वो लोग कहेंगे कि ये लीजिए, आपका जो आपने सम एश्योर्ड लिया है, पूरा जो खर्चा होगा उसका जो खर्चा है साइड से फेज वाइज भी हो सकता है या एक साथ भी हो सकता है। तो आपको पहले ही वो पूरा लमसम अमाउंट दे देंगे और आपको कहेंगे कि आप वो जो भी खर्चा होगा ये पूरे लमसम अमाउंट से आप करिए। और एक एडवांटेज इसका क्या होता है कि आपका इनकम रिप्लेसमेंट होता है। ऐसा हो सकता है शायद से दीपाली जी कि किसी को ये बीमारी अगर होती है क्रिटिकल इलनेस तो वो शायद से काम ना कर सके आगे जाकर, तो ये इनकम को भी रिप्लेसमेंट करता है। यानी अगर मैं ये मान के चलिए 25 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ का भी कोई क्रिटिकल इलनेस की पॉलिसी लेता हूँ और अगर वो डायग्नोसिस होती है और अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है और वो उसको मुझे ऑपरेट करना पड़ता है तो मुझे ये जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पैसा मुझे ये दे देगी। तो ये इनकम रिप्लेसमेंट भी करता है। तो बेसिकली 4 एडवांटेज है। एक तो आपको कंप्रहेंसिव क्रिटिकल कवरेज मिलता है, आपकी जो भी बीमारी होती है आपको लमसम अमाउंट मिल सकता है इंश्योरेंस कंपनी से जैसे ही डायग्नोसिस होता है। उसका प्रीमियम अगर हम देखें तो कंपेयर टू अदर पॉलिसीज काफ़ी कम होता है। मान के चलिए कि 25 लाख में 25 लाख का सम एश्योर्ड में कम से कम आपको 5 या 7 हज़ार में
आप अगर आपकी उम्र 30 साल है तो 5-7 हज़ार में भी 25 लाख का सम इंश्योर्ड आपको मिल सकता है क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस में। तो ये कुछ एडवांटेज है। अभी दूसरा ये देखना है कि इसमें हमको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अगर मेरे उम्र अगर मैं 60 साल से कम है और अगर मैं क्रिटिकल इलनेस की पॉलिसी लेता हूं तो 25,000 का मुझे टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर 80D। दूसरा, अगर मेरी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो मुझे 50,000 तक उसका जो प्रीमियम मैं भरता हूं सालाना, उसका टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो अगर मैं मेरी इंडिविजुअल पॉलिसी में लेता हूं और अगर मैंने पेरेंट्स के लिए भी क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी ली है तो दोनों पॉलिसी का जो प्रीमियम है उसको मैं जोड़कर मैं 80D का बेनिफिट ले सकता हूं। और नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस और क्रिटिकल इलनेस हेल्थ इंश्योरेंस में उसमें भी कुछ फ़र्क है। जनरली ट्रेडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है जो आपकी आम बीमारियां हैं उसको कवर करती है, और ये क्रिटिकल, क्योंकि देखो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस में ये क्रिटिकल कवर होंगे बट उसका जो स्कोप होगा वो बहुत ही लिमिटेड होगा और उसमें शायद से शुरू में वेटिंग पीरियड हो सकता है, राइट, और आपको कुछ समय के बाद ही वो कवर कर सकता है। बट क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी में वेटिंग पीरियड बहुत ही कम होता है, तो इसके लिए भी वो एडवांटेज है। तो कहने की बात यही है कि ये क्रिटिकल हेल्थ इंश्योरेंस आपके जो ओवरऑल क्रिटिकल रिस्क प्लानिंग में है उसमें डेफिनेटली आपको उसको जोड़ना चाहिए। ओके, चलिए, तो काफ़ी सारी बारीकियां, काफ़ी सारी बातें आपको विरल ने समझाई हैं। आपके क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी से जुड़ी हुई टैक्स बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, क्या रेलेवेंस है इस पॉलिसी की, क्या क्या कवरेज मिलता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ। लेकिन चलिए, सवाल जो आपके से शुरू करते हैं। रणवीर चौहान वडोदरा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। रणवीर, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मैं रणवीर चौहान, मेरी उम्र 47 इयर्स है एंड मेरे पास मैंने आपको शेयर किया हुआ है कॉन्ट्रा फंड है एंड फोकस 30 फंड है, HDFC, देन निपॉन स्मॉल कैप एंड कोटक इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड है, उसमें 1000 है एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। और उसके अलावा मेरे पास मेरा ऐसे टैक्स सेवर फंड है और ICICI का डिविडेंड यील्ड फंड। सो मैं 15 साल में 50 लाख से 1 करोड़ एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर रिव्यू करे, अगर मेरा पोर्टफोलियो अगर कुछ पूछ लेते हैं। हाँ, अच्छा, आपने कितना इकट्ठा कर लिया है पैसा अभी? 12,000 के SIP कब शुरू की थी आपने? ये मैंने 6 महीने पहले स्टार्ट किया था, बट अभी मेरा आई थिंक 80,000 to 1 लाख जितना है। ओके, चलिए, तो क्या सजेशन रहेगा फिर इनके लिए? 12,000 की SIP है इनकी, 50 लाख से 1 करोड़ का लक्ष्य है 15 साल में। मंथली SIP 12,000 पर मंथ की ये कर रहे हैं। फंड्स इन्होंने बताए हैं SBI कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC फोकस 30। मेरे ऐसे टैक्स सेवर, ICICI प्रूडेंशियल का डिविडेंड यील्ड भी है। बताइए। देखिए, रणवीर जी को अगर उनके फंड्स को मैं देखूं तो डेफिनेटली फंड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन करके रखा है, फंड्स एकदम सही है। उन्होंने शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म अवधि, अभी जब हम इक्विटी में निवेश करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म अवधि को क्या समझते हैं वो कहना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से अगर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं तो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म 5 से 7 साल का होना चाहिए अगर वो प्योर इक्विटी में डालते हैं, राइट। तो वो जो उन्होंने मिराई एसेट और ICICI प्रूडेंशियल का डिविडेंड यील्ड कहा, उसको कम से कम यहाँ से 5-7 साल तक रखे तो ही वो अच्छी तरीके से फ़ायदा दे सकता है, ठीक है। और अभी आपका गोल है 15 सालों में कम से कम 1 करोड़ का, राइट, 50 लाख 1 करोड़ कहा। 12% में यहाँ से अनुमान अगर लगा दूँ तो 12,000 की SIP आप जो कर रहे हैं तो 12% अनुमान से कम आप 60 लाख 60,55,000 के आसपास आप जुटा पाएंगे 12% अनुमान से आने वाले 15 सालों में। और यही अगर आप यानी आपका 50 लाख का तो टारगेट हो जाएगा, बट अगर आपको 1 करोड़ अचीव करना है तो कम से कम आपको जो SIP है वो 20,000 की करनी पड़ेगी, यानी कम से कम यहाँ पे आपको 8,000 का इजाफा करना पड़ेगा 1 करोड़ हासिल करने में 15 सालों में। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं, अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं। फंड सिलेक्शन अच्छा है, बने रह सकते हैं। और
एक्यूमुलेशन अगर आपको करना है, अपने गोल को हासिल करना है, तो थोड़ा सा एसआईपी अमाउंट आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। रजनीकांत मैत्री महाराष्ट्र से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। रजनीकांत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैडम। मैंने अभी 2 महीने पहले स्टार्ट किया है एसआईपी। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 4000, क्वांट स्मॉल कैप में 2000 और एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 2000। अभी ये 10,000 का स्टार्ट किया है और मुझे 10,000 तक स्टार्ट करना है। तो मैंने मोतीलाल ओसवाल और ये निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप वो देख के रखे, बट स्टार्ट नहीं किया अभी तक। तो उसके लिए सजेशन चाहिए था। और एक सजेशन ये मतलब चाहिए था कि अभी न्यू टैक्स रिजिम में जो हम फंड्स या बेनिफिशियल कौन से है इसमें न्यू टैक्स रिजिम में। ओके, तो आपने सुना इनका पूरा सवाल। 10,000 की एसआईपी रिसेंटली स्टार्ट की है, प्लस 10,000 की और करना है इनको शुरू। 15 साल में 1 करोड़ का टारगेट है। फिलहाल एसबीआई स्मॉल कैप फंड 2,000 रुपये महीना, क्वांट स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में भी 2,000 रुपये हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 4,000। 2 फंड्स इन्होंने सेलेक्ट किए हैं अपने लिए, वो है मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप। बताइए इनकी आगे की चॉइसेस और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पर आपकी राय। दीपाली जी, देखिए रजनीकांत जी को सजेशन यही है कि आप डेफिनेटली 5,000 ऐसे करके 2 फंड आप ऐड कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में। तो आपकी जो टोटल एसआईपी है 20,000 की हो जाएगी। आपका जो टारगेट है 1 करोड़ का, वो भी आप आसानी से हासिल कर पाएंगे, राइट। बात रही फंड ऐड करने की, यहाँ पे उन्होंने 2 फंड सजेस्ट किए हैं। अगर मोतीलाल ओसवाल डेफिनेटली लार्ज एंड मिड कैप आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर मोतीलाल ना ऐड करना है तो आपको मेरे यहाँ से सजेशन ये रहेगा कि एक महिंद्रा का भी लार्ज एंड मिड कैप है, वो आप ऐड कर सकते हैं। और वाइट ओक एक आपका मिड कैप, प्योर मिड कैप का पोर्टफोलियो में अगर प्योर मिड कैप ऐड करना है तो वाइट ओक का मिड कैप फंड भी आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। आपके 2 स्मॉल कैप फंड है, तो 2 में से एक एसबीआई का स्मॉल कैप आप निकाल कर आप एक प्योर वाइट ओक का मिड कैप फंड भी ऐड कर सकते हैं। आपका जो एक क्वेश्चन था कि न्यू टैक्स रिजीम, अभी न्यू टैक्स रिजीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ईएलएसएस फंड डेफिनेटली आपको एटीसी में फ़ायदा पहुंचा सकता है। ओल्ड और न्यू कोई भी आप रिजीम में हो तो ऐसे फंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेफिनेटली आप अगर ईएलएसएस में जाते हो तो 3 साल का लॉक इन होता है, बट ईएलएसएस के फंड्स को भी अगर आप ट्रैक करोगे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। एक वेल डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी वाला एक ईएलएसएस बनता है जिसमें काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर को, रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं। अगर आप उसको 5, 7 साल, 10 साल अगर रखते हैं तो फंड से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा न्यू टैक्स रिजीम में ये फंड होना चाहिए या ओल्ड में ये होना चाहिए। आप बने रहे, जितना लॉन्ग टर्म बने रहेंगे उतनी अच्छी वेल्थ क्रिएशन आपकी होगी। ओके, चलिए, तो ये रहे सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर, और अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चंस। आप देखते रहिए यो मनी और राजीव कुमार एमपी से हमारे साथ कनेक्टेड हैं अपना सवाल पूछने के लिए। राजीव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम, मैं अपना एसआईपी स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे कौन कौन से फंड लेने चाहिए? मैं मतलब कि 5 साल के अंदर मुझे 10 लाख कॉर्पस बनाना है। ओके, तो 10 इयर्स 10 लाख इकट्ठा करने हैं 5 साल में, उसके लिए कितना पैसा डालें ये आप पूछना चाहते हैं। ठीक है, पूछ लेते हैं। तो 10 लाख का टारगेट है 5 इयर्स में। बताइए कैसा पोर्टफोलियो बनाइए, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा इनको। देखिए राजीव जी को यानी 5 साल में प्योर इक्विटी फंड्स में तो ना आ जाए, ये मेरा पहला सजेशन उनको ये रहेगा। एटलीस्ट अगर वो 5 साल में अगर वो निवेश करना चाहते हैं तो हाइब्रिड कैटेगरी जो म्यूचुअल फंड्स की होती है, जहाँ पे आपको मल्टी एसेट फंड मिल सकते हैं, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड मिल सकते हैं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड मिल सकते हैं, बैलेंस एडवांटेज जैसे फंड्स मिल सकते हैं, जहाँ पे वॉलेटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी भी फैक्टर्स को कंसीडर करके अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। मोर देन फिक्स डिपॉजिट्स रिटर्न बन सकते हैं 5 साल के आसपास, राइट। तो पहले तो प्योर इक्विटी फंड्स में ना जाए, और अगर प्योर इक्विटी फंड्स में जाना चाहता है तो उनका जो अवधि है वो कम से कम 7 साल से 10 साल का रखे। अभी फंड कौन से डालना है, जैसे मैंने कहा कि आईसीआईसीआई का बैलेंस एडवांटेज, क्वांट का मल्टी एसेट और महिंद्रा का एग्रेसिव हाइब्रिड, ये 3 फंडों में वो अपना पोर्टफोलियो को डिवाइड कर सकते हैं। अगर वो 10 लाख का पोर्टफोलियो
चाहते हैं 5 सालों में, तो कम से कम 6 लाख निवेश करने पड़ेंगे। और यहाँ पे हम अनुमान 10% से लगा सकते हैं, क्योंकि अवधि 5 साल की है। और अगर वो SIP से वो पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं आने वाले 5 सालों में 10 लाख का, तो कम से कम 13,000 की SIP करनी पड़ेगी। 10% अनुमान अगर मैं लगाऊं तो वो 13,000 की SIP से 10 लाख जुटा पाएंगे आने वाले 5 सालों में। ओके, चलिए, तो ये है आपके लिए स्ट्रैटेजी और एक पोर्टफोलियो आपको सजेस्ट किया गया है, जिसमें आप ICICI बैलेंस एडवांटेज, क्वांट मल्टी एसेट, महिंद्रा वनोलफ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड को आप ऑप्ट कर सकते हैं। 13,000 के आसपास की आपको SIP लगेगी, या फिर आप लमसम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। धर्मेंद्र ने एक सवाल भेजा है नैनीताल से। 30 साल इनकी उम्र है, 13,000 की SIP कर रहे हैं, 30 साल में 10 करोड़ का टारगेट है। फिलहाल जो 13,000 की SIP कर रहे हैं उससे इन्होंने पोर्टफोलियो एक्यूमुलेट किया है 3,40,000 का। फंड कौन कौन से हैं? एक्सिस स्मॉल कैप फंड 3500 रुपये महीना, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 3,000 पर मंथ, क्वांट मिड कैप 3,000 पर मंथ, HDFC इंडिया सेंसेक्स फंड 2,500 पर मंथ और S&P 500 वैनगार्ड ETF 1,000 पर मंथ। बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? देखिए, पोर्टफोलियो उनको 30 साल में 12% अनुमान से अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो कम से कम वो 5 करोड़ जुटा पाएंगे। 10 करोड़ जुटाने के लिए उनको अपनी जो SIP है वो बढ़ानी पड़ेगी। अभी 13,000 की SIP चल रही है, उसमें NPS पे 5,000 है, तो टोटल 17,000 की SIP ऑलरेडी उनकी चल रही है। कम से कम 29,000 की SIP उनको करनी पड़ेगी अगर उनको 30 साल में 10 करोड़ का टारगेट हासिल करना है। ठीक है, तो 12,000 की SIP आप इंक्रीज करिए। आपके जो फंड है वो काफ़ी सही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। और 12,000 की जो एडिशनल SIP है वो जो उनके एग्जिस्टिंग फंड है, पराग परिक का फ्लेक्सी कैप में ऐड कर सकते हैं, एक्सिस स्मॉल कैप में ऐड कर सकते हैं और कॉन्ट के मिड कैप में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके 12,000 ऐड करके वो ओवरऑल SIP उनकी बढ़ाकर ये 10 करोड़ का जो टारगेट है उनका 30 साल में वो हासिल कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये सजेशन दिया गया है आपको आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अनिरुद्ध गुप्ता से बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। गुप्ता साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। मैम, मेरा सवाल है कि मैं 1 करोड़ रुपए का टारगेट है मेरा और मैं 10 साल निवेश करना चाहता हूँ। मेरी मैम जो सैलरी है वो 66,000 है, तो मुझे इस फंड में कितना अमाउंट डालना चाहिए ये मेरे को बता दीजिए। ओके, तो सुना आपने इनका सवाल। पोर्टफोलियो अगेन क्रिएट करना है, करोड़पति बनना है 10 साल में, कहाँ इन्वेस्ट करें, किन फंड्स में करें, बताइए। देखिए, उन्होंने अपनी जो करंट उनकी जो सैलरी है, काफ़ी शुक्रिया, उन्होंने वो सैलरी बता दी है। डेफिनेटली कुछ पार्ट एक्सपेंसेस के भी होंगे। 1 करोड़ के लिए कम से कम अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 31 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 1 करोड़ हासिल करने के लिए। 12% अनुमान अगर मैं लगाकर चलूँ, अगर वही चीज़ उनको अगर SIP करनी है तो कम से कम 44,000 की SIP करनी पड़ेगी उनको, और वो 44,000 की SIP 12% अनुमान से वो 1 करोड़ 10 साल में जुटा पाएंगे। तो आपका एक्सपेंसेस देख लीजिए, कम से कम 44,000 की SIP करनी पड़ेगी। अगर लमसम वो 31 लाख अभी कर सकते हैं तो 1 करोड़ जुटा पाएंगे। 4 फंड यहाँ पे मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगा। एक तो कॉन्ट का बिजनेस साइकिल फंड है, उसमें वो 14,000 की SIP करे। HDFC का फोकस फंड है, उसमें वो 10,000 की SIP कर सकते हैं। और ICICI का एक एसेट एलोकेटर करके फंड है, उसमें 10,000 कर सकते हैं। और महिंद्रा का लार्ज एंड मिड कैप, और उसमें भी वो 10,000 कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन दिया गया है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। 44,000 की SIP करनी पड़ेगी आपको अगर 10 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य पूरा करना है तो, या फिर 31 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट। इतना पैसा नहीं डाल सकते हैं तो स्टार्ट कीजिए एटलीस्ट थोड़े अमाउंट के साथ, धीरे धीरे हर महीने या हर 6 महीने, साल भर में अपने SIP अमाउंट को इंक्रीज कीजिए ताकि अपने गोल को हासिल कर सके या नज़दीक पहुंच सके। फंड्स कौन से ले सकते हैं? HDFC फोकस फंड, ICICI एसेट एलोकेटर फंड, महिंद्रा लार्ज एंड मिड कैप या फिर क्वांट बिजनेस साइकिल फंड। तो ये 4 फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं। अगर 44,000 की इमीडिएटली कर सकते हैं तो 10,000 आप डालिए इन 3 फंड्स में, जो कि HDFC फोकस्ड, ICICI एसेट एलोकेटर, महिंद्रा लार्ज एंड मिड कैप है। क्वांट बिजनेस साइकिल फंड में आप 14,000 पर मंथ डाल सकते हैं। इसी रेशियो में कम SIP के साथ भी आप शुरुआत कर सकते हैं। चलिए, अब पूछ लेते हैं विरल के टॉप 4 फंड्स। विरल, बताइए आपकी चॉइसेस क्या है? दीपाली जी, मेरे भी टॉप 4 फंड्स जो अभी मैंने उनको सजेस्ट किया अनिरुद्ध जी को, वैसे ही है।
क्वांट का बिजनेस साइकिल काफ़ी अच्छा स्टॉक पिकिंग है अभी के मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस कौन से बढ़ेंगे कौन से नहीं उसके हिसाब से क्वांट बिजनेस साइकिल फंड फोकस्ड फंड 30 से 32 स्टॉक्स में निवेश करता है। कॉन्सेंट्रेटेड स्टॉक का पोर्टफोलियो है HDFC फोकस फंड। ICICI का एसेट एलोकेटर 4-5-6 फंड का मिक्सचर करके उन्होंने एक ICICI का एसेट एलोकेटर डेट इक्विटी का रेशियो मैनेज करके करता है। और एक लार्ज एंड मिड कैप में यहाँ से अगर एक्सपोजर लेना है, लार्ज कैप हम सजेस्ट करते हैं ये मार्केट से, और मिड कैप में भी थोड़ा एक्सपोजर होना चाहिए, तो महिंद्रा का लार्ज एंड मिड कैप फंड। ओके चलिए, तो क्वांट बिजनेस साइकिल फंड, HDFC फोकस फंड, ICICI एसेट एलोकेटर फंड और महिंद्रा लार्ज मिड कैप। शुक्रिया विरल शो में आने के लिए और अपनी चॉइसेस शेयर करने के लिए, थैंक यू। और इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।